Hello, Sinu. Am I audible to you? Hello? Yes, ma'am. Loud and clear. Hello. Yes, ma'am. You're loud clear. Hello? हेलो मैम, आवाज आ रही है? Hello, am I audible? यस मैम, यस मैम. Okay. Thank you. Okay, so here we are, and we'll complete this unit today. Okay. So where is my PPT? Yeah. Today we'll complete the lengthiest unit in your syllabus, that is unit number 4. Actually वो इसलिए lengthy था क्योंकि हमने उससे काफी डिटेल में विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड ऑल ऑफ द स्टफ हमने उसे पढ़ा है, इसीलिए ठीक है. सो यस, इसीलिए वो काफी ज्यादा लेंदी हो चुका है. एंड मोर ओवर व्हाट इज द थिंग दैट the next we have to see right now. Today I'm going to complete this ISO 14001 1401 और 5 क्या 50,001. हाँ, 50,001 और 1401 हम कंप्लीट करने वाले हैं. One is related with the environmental management system, other is related to the energy management system. The most important thing, these two IS code moves parallelly. Okay, दोनों साथ ही साथ चलते हैं. इंटर कोरिलेटेड भी बता सकते हैं कई बार. ऐसा मतलब अगर कोई इंडस्ट्री है जो ISO 14001 में काम कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं समवेयर एट द पॉइंट उसे ISO 5001 एक बार तो रिव्यू करना ही पड़ता है. इम्प्लीमेंट भी उसके कई सारे पॉइंट्स करने ही पड़ते हैं, बिकॉज जहां एनवायरमेंट आता है वहां पर आपका ये भी आ जाता है. ओके, व्हाट्स द थिंग, एनर्जी भी मैम, पार्ट आ जाती है. मैम यस लाइक यस. स्लाइड शेयर कर रहे हैं क्या मैम आप? नहीं, जस्ट अब भी शेयर की मैंने, पहले सिलेबस शेयर किया था. नहीं हुआ क्या? एक्चुअली कुछ नहीं, डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ मैम. ऐसा है? अरे अब होपफुली हो रहा होगा. हो रहा है? हाँ सिलेबस मैम, दिख रहा है अब हुआ. आपको? हाँ, यस सिलेबस. यस, सिलेबस दिख रहा है. या तो सो ये दोनों IS कोड आपके सिलेबस में इसीलिए इम्प्लीमेंटेड है. ठीक है, इसीलिए इंक्लूड है कि 1401 और 50,001 ये जो है ये कोरिलेटेड है, दोनों पैरेलली चलते हैं और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है. जिस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है 1401 का, सिमिलर स्ट्रक्चर है 15,001. ओके, 50,101 का. ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है. विल सी इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स. These are the major families in ISO 14,000s: 146, 15, 31, 40 and 64. ओके, अभी तो 64 के काफी सारे कोर्सेस निकल गए. GHG is trending all over the world, and everybody is focusing on GHG as well as carbon footprint. So there are lots of stuff ongoing. But basically we have to get the knowledge related to IS 14001. जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, वो हमें ब्रीफली IS 14001 में देते हैं. और मीन वाइल अगर आप दोनों IS 14001 और 004 1 और 4 दोनों, ये जो फर्स्ट दो है, अगर आप इसको पढ़ते हैं या सर्टिफिकेशन वॉटेवर, अगर ये दोनों चाहते हैं तो you can decode each and everything, each and every aspect of the environment in the particular industry. क्योंकि requirement और guidelines, ओके, ये दोनों साथ में चलते हैं.
है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से क्या क्या गाइडलाइन होती है। तो ये काफी मतलब दो जो ये है, फर्स्ट वाला तो काफी अपने आप में मेजर इम्पैक्ट है, लाइक इट्स 75% ऑफ द एनवायरमेंट एंड रिमेनिंग 15% इज 4। ओके, तो ये दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट, that is IS in detail with the, we'll see IS 14001 ISO. What is this ISO? This is the international standard. Itself suggests, the name itself suggests, and it is related with the environmental management system. How we need to manage the environment in particular industry or urban or commercial sector or hospital or something like that. Okay, helping the organization reduce their environmental impact, ensure regulatory compliance, and achieve cost saving. See, these are the basic 3 pillars of the what we can say IS 14001. That is environmental impact, compliance, regular compliance, and third is a or cost saving or economical. Okay, ये 3 पिलर पे ही IS ये वाला जो ISO है वो फोकस करता है। ओके, उसका स्ट्रक्चर भी इसी हिसाब से बनाया है कि एनवायरमेंट को इम्पैक्ट असेस करें, आइडेंटिफाई करें, देन कंप्लायंस के लिए जाए, और कंप्लायंस ऐसा भी हो ना कि जो कॉस्ट सेव कर सके। दिस इज द थिंग। ओके, so it provides a structured framework for improving environmental performance, waste reduction, resource efficiency. The current vision of IS 1400 is 2015, focus on leadership, risk management, and sustainability. सी ये तीनों चीजों पर फोकस है, इसका विजन है IS 14001 2015। और अभी ये जो 001 है 26 में, ये अंडर रिवीजन है। अभी तक पूरे पूरे इसको क्या कहते हैं, स्टैम्प ऑथराइजेशन स्टैम्प नहीं मिला है 26 का। इसीलिए जब तक आपकी, मुझे लगता है इसी मंथ एग्जामिनेशन है आई गेस 26 से, है ना, तो मुझे नहीं लगता तब तक इसको स्टैम्प मिलने वाला है। तो सिर्फ आप IS 001 2015 ही याद रखिए। अगर इन केस कहीं फ्यूचर की बात आती है तो वहां पे सिर्फ 26 एड ऑन होगा, दैट्स इट। Okay, so 2015 deals with the leadership, risk management, and sustainability. How we'll see one by one. First, the aspect of ISO 14001 2015. What is the purpose of it? It enables the organization to improve environmental performance through proactive management rather than just reacting to the incidents. What we can say, ये proactive मतलब क्या कहेंगे, एक तरह से वो जो होता है ना, हम लोग कहते हैं भविष्यवाणी, है ना, कि दुनिया इतने टाइम में खत्म होने वाली है और ये प्रलय आएगा, वो ऐसा होगा, तो ये सारी भविष्यवाणी कही गई है। और वो कई सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हाँ ये होने वाली है, तो उसके लिए हमें पहले से मेजर्स प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सेम थिंग ये IS कोड कहता है, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। ओके, फ्यूचर प्रेडिक्ट मतलब ऐसे कोई वो कोई उसमें मैजिक या तंत्र वंत्र कुछ नहीं है, बट साइंटिफिकली most of the people come together internationally and sit together. Yes, this kind of, if we're going to perform this activity, then definitely it significantly affect on the environment up to this potential level. Okay, this thing is elaborated in this ISO. ठीक है, so if we get to know कि problem यहाँ होने वाली है, then immediately proactive participation of the particular management of the organization, and if in a positive way, then it will obviously it will reduce the incidents to be happen. Okay, likely to be happen, incidents likely to be happen in the organization, अगर पहले ही पता है तो हम वो चीज ना करें, है ना। तो इस तरीके से IS कोड है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। आम भाषा में कहें, इसीलिए इम्पोर्टेंस है इसका। नहीं तो बाकी सारे भी ISO है ना, अदर इसके लिए। पर ये जो ISO है, ये कोई प्रोसीजर, कोई एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे बाकी के IS कोड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के प्रोसीजर बताते हैं, इंडस्ट्री ये वो वगैरह, समथिंग लाइक दैट। बट ये जो ISO की सीरीज है ना, 14,000 हो गया, 14,000 50,000 जो ये हो गया है, 1400 है शायद, 14,000 नहीं कहेंगे इसको, 1400 कहेंगे, क्या कहेंगे, 14,000 आएगा ना।
हाँ 14,000 सीरीज है 14,000 ना आएगा। फिर हम 1400 जी। 1400 क्यों कहते हैं? 14,000 होना चाहिए वो। हाँ 1400 ये कैसा 10 नंबर्स है गेस। समथिंग कुछ तो हिंदी में फिशी है, वो 14,000 होना चाहिए। 14,000, हाँ। तो ये जो आईएसओ है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या कहेंगे, आम भाषा में लोकल लैंग्वेज में कहेंगे तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, हाँ, अगर इतने इतने स्केल पे हॉस्पिटल है, तो सपोज 1,000 पेशेंट वहां पे रोज एडमिट, उसकी 1,000 पेशेंट की कैपेसिटी है, और वो हमेशा एक्सट्रीम लेवल का ही प्रेडिक्शन करता है। 1,000 कैपेसिटी का अगर हॉस्पिटल है तो वो 1,000 के लिए ही डेटा देगा, कम के लिए नहीं देगा। अगर 1,000 फुल्ली आपका हॉस्पिटल पैक है, तो इतना किलो तो आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होगा ही होगा। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है, वो उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, each and everything, each and every details has been given in this ISO. ओके, तो ये क्या एक तरह से फ्यूचर के लिए कोई है, रामायण गीता बाइबल ये सब हिस्ट्री बेस्ड, क्या कहेंगे, हिस्ट्री बेस्ड बुक्स है ना, माइथोलॉजिकल बुक्स है। कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए बुक है? आई गेस मेरे हिसाब से तो नहीं है। मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है, मे भी हो सकती है। तो आईएसओ इसके लिए, इसीलिए इसका इतना इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर स्टडीइंग द एनवायरनमेंट। ओके, कोर एलिमेंट standard follow a plan to check act framework. Okay, covering environmental policy, planning, implementation, monitoring, continuous improvement. फर्स्ट और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉलिसी को कवर करता है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ये सब चीजें तो होती ही रहती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लान, डू, चेक, एक्ट फ्रेमवर्क। प्लान करो, उसे इम्प्लीमेंट करो, चेक करो और एक्ट, इस हिसाब से पूरा फ्रेमवर्क बनाना है। वुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ 1 minute, just for 1 minute, give me just 1 minute. Sorry, there is lots of nuisance today. Actually, my PC is not getting started at the initial stage, and lots of stuff going on back of that. Okay, let it be. So yes, yes, where we are framework. Okay, ये जो framework है ना, प्लानिंग भी होना चाहिए, डू मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, चेक मतलब मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग के बाद में अगर कुछ आइडेंटिफाई होता है तो एक्ट ओवर इट। This is the thing, okay, this type of framework should be there in your organization. This is the element which is covered in the IS code. उसका framework पूरा डिटेल में दिया है, कैसे कैसे प्रोसीजर करनी, and continuous improvement. Okay, after identifying problem, policy lack, or something loopholes in the policy, planning or implementation or somewhere, you need to continuously improve yourself. अगर हम कैसे कहेंगे, अगर हाँ, अभी जैसे मैंने ओजोन लेयर का एग्जांपल दीजिए, है ना, काफी ज्यादा डिप्लीट हो गई थी। अगर सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैसेस हैं, है ना, फ्लोरोकार्बन जो गैसेस है, अगर उसका एमिशन और उसी लेवल का कंटिन्यूअस रहता, आज से 20 साल पहले का जो लेवल था क्लोरोफ्लोरो का, वो अगर उतना ही रहता, तो भी ओजोन लेयर में ना होल्स हो जाते, बड़े बड़े होल्स हो जाते। बट क्या किए, सब लोग साथ में आए और उसका जो लेवल था क्लोरोफ्लोरो का, इंस्टेड ऑफ क्लोरोफ्लोरो कुछ और गैसेस उन्होंने लाए, और फिर मतलब जो ओजोन पे इतना इम्पैक्ट ना करे, ओजोन लेयर के, अर्थ के। फिर वो गैसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। बट अब ऐसा हो गया कि ओजोन का डिप्लीशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी जो गैसेस
हम लोग यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्लोरोफ्लोरो, देयर आर सम other what we can say replacement for the gases emission, some kind of manufacturing, और जो भी उन्होंने प्रोसीजर इस्तेमाल किए and whatever the policy they have implemented, but still there is a scope to improve in this. That's why this greenhouse gas IS code is introduced in the syllabus, not in the syllabus but internationally, क्योंकि हमें वो टारगेट 0 तक अचीव करना है कि एक दिन हमारा पृथ्वी पे ऐसा आए कि जहां पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन हमारा 0 हो जाए, है ना? तो तब तक हमें उस राह पर चलते जाना है कि उसको हमें अचीवमेंट करना ही है 0 तक। दैट्स द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ओके, अभी हम लोग काफी हद तक अचीव कर लिए, 50% तक कवर कर लिए, बट फिर भी नेक्स्ट 50% इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव, लाइक दैट थिंग। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट शुड बी देयर। ऐसा नहीं है, अगर ISO जो ये 14001 है, अगर जो भी फॉलो करता है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने पॉलिसी लगा दी, प्लानिंग कर रहे हो अच्छे से, अच्छा इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, मॉनिटरिंग भी हो रहा है, बट वो क्या है ना, आप स्टेबल पॉइंट पे नहीं आना है ना, उसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ एड ऑन होता ही है, और इतना स्कोप है एनवायरमेंट में कि मैं बता नहीं सकती। इम्प्रूवमेंट के लिए कहीं से भी कुछ भी करो पर इम्प्रूवमेंट हो ही सकता है, लाइक दैट थिंग। ओके, जैसे कि मैंने बताया, जो डायमंड फैक्ट्री है ना, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो क्या कर रहे हैं, पीछे में वाटर सप्लाई दे रहे हैं। ओके, पर पर्सन 20 लीटर ही अलाउ है, नॉट मोर देन दैट ऑफ इट। उनकी भी सरकम पॉलिसीज है, किसी को 100 लीटर तो दे नहीं सकते, ऐसे से तो टैंकर आके खड़े हो जाएंगे वहां पर, है ना? तो पर पर्सन 20 लीटर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, देयर इज अ टाइम लिमिट कि आपको सुबह 7 बजे से या 9 to 6 ऐसे समथिंग टाइम फ्रेम है उसका, तो उतने देर के लिए अवेलेबिलिटी है। पर उससे कितना हेल्पफुल हुआ ना, जो लोग सीधे सीधे टैप वाटर पी रहे थे, उनको होलसम वाटर मिल रहा है, treated and under control, every parameter is under permissible limit, और वो चीज मिल रही है, कितना बड़ा एक अचीवमेंट है। और वो तो डायमंड फैक्ट्री, उसे क्या करना है कि क्यों देना है फ्री में पानी, बट देर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, यू जस्ट नीड टू थिंक। ओके, हाथ एक बार हो गया, आटा गूंथ के बैठ गया, ऐसे नहीं करना है ना? don't fold your hands, do something thing after achievement of the organization policies और organization एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इम्प्रूव करना है, तो ये एक चीज ISO में बताई गई है। नाउ नेक्स्ट की फोकस एरिया, लीडरशिप, स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। यस, कमिटमेंट होनी ही चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। जैसे अभी जो जी सब्मिट हुआ था, मोदी जी ने काफी सारे कमिटमेंट किए टॉप मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे इंडिया की, है ना? उन्होंने काफी सारे कमिटमेंट किए, 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल तक पहुंच जाएंगे, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग अचीव कर लेंगे कि बस 20% ही हो। और जो मेजर पोल्यूटेड सिटीज है, अभी हम लोगों की 70 सिटीज, टॉप 100 ओवरऑल वर्ल्ड में से 70 सिटीज तो इंडिया की है, हम उसे मिनिमाइज करें 20 तक आ जाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ कमिटमेंट हैज बीन मेड अप फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, और अगर टॉप मैनेजमेंट वो कमिटमेंट करता है, राइट, लीडरशिप अगर स्ट्रांग हो, अच्छी हो, और वो कमिटमेंट करती है ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें लो लेवल पे दिखता ही है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाले ने बोल दिया और नीचे वाले ने कुछ नहीं किया, ये बहुत रेयर केस में होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही। So stronger management system is most necessary who is focusing towards the environment of the company. ओके, नहीं तो मैनेजमेंट जनरली क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, अब सब लोग काम करते हैं इसलिए सबको पता होगा, कॉस्ट कटिंग, इफिशिएंट वर्किंग, बस इस पे ही ज्यादा फोकस रहता है ना? नाउ द रिस्क मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एंड द अपॉर्चुनिटीज। यस, रिस्क भी देखना है आपको, अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है। Sometimes environment gives you the golden opportunity to expose, है ना? बट उसके लिए आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिस्क कौन से और अपॉर्चुनिटी कौन से। इट विल गोइंग टू बी व्हाट वी कैन से आइडेंटिफाई, और दिस क्या कहेंगे, ये जो चीज है ना, ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस एंड
exposure to the world, continuously come in contact with the environmental conferences, तब भी ये चीज आती है। रिस्क तो आपको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्योंकि ISO में दिए गए हैं, बट जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो वो हासिल करने के लिए ना बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, काफी ज्यादा आपको एक्सपोज, आपके ब्रेन को एक्सपोज करना होता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के हिसाब से। Okay, now coming towards the next, that is compliance, ensuring compliance with the legal requirements. और सभी compliances legal requirement के हिसाब से ही होने चाहिए। Then life cycle perspective, consideration of the environmental impact throughout the product service life cycle. Okay, ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की और उसको बस बोल दिया कि हाँ ये जो हमने इक्विपमेंट खरीदे हैं और वो उसका कोई नुकसान नहीं होगा एट द इनिशियल स्टेज, है ना, इनिशियल स्टेज में आपने आइडेंटिफाई, नो, थ्रू आउट द लाइफ वो कितना इम्पैक्ट करेगा। जैसे कोई व्हीकल हमने खरीद ली, इनिशियली उसका PUC अंडर कंट्रोल ही रहता है, उसमें से इमिशन, गैसेस इमिशन आपके कंट्रोल में ही रहेंगे, बट एक उसकी जो एज जैसे जैसे होती जाएगी उसकी इंजन की कैपेसिटी उतनी कम होती जाएगी और वो इमिशन और भी वर्स करते जाएगी। आप नो डाउट यू आर गोइंग टू गो विद द सर्विसिंग, you are managing somehow your engine to be under PUC, but still एक टाइम के बाद में वो इमिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, फिर उसको गाड़ी की सर्विसिंग करके कोई फायदा नहीं रहता है। तो आपको थ्रू आउट लाइफ भी उसका इम्पैक्ट देखना है एनवायरमेंट का। सेम थिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। Applicability, design for the organization regardless of the size, type or nature of the activity. Yes, अब applicability अगर देखो तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रॉपरली डिजाइन हो, उसकी साइज के हिसाब से हो, एंड रिगार्डलेस ऑफ द साइज एज वेल एज टाइप, नेचर एंड एक्टिविटी टू बी डन, उस हिसाब से ISO को अप्लीकेबल करना चाहिए। Okay, now the key benefits. First is the thing that is enhance the reputation. अगर आप एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो रेपुटेशन है थ्रू आउट द ग्लोब बहुत अच्छी हो जाती है। कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं, कई सारे कोई समुद्र पूरा की पूरा ओशन साफ कर रहा है, कई सारे जो बीचेस है वो क्लीन हो रहे हैं, they are getting global level of recognition, global level of award, prizes and what not. There are lots of things if you are doing some environmental activity, है ना। जितना आप क्या कहते हैं ना, बूढ़ों, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम या जो भी महिला आश्रम जो भी होते हैं, ये सब जितना उसमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं है ना, उतना एनवायरमेंट को लेकर रिकॉग्नाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे। आप एनवायरमेंट के लिए आज कुछ करो, कल कुछ आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगा, है ना। तो रेपुटेशन तो कितनी नहीं बढ़ती है। Demonstrating commitment to the sustainability, increasing customer stakeholder trust. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके एनवायरमेंट को लेकर कमिटेड होती है तो कस्टमर बहुत होते हैं, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट आ जाता है। जैसे कि मैंने प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड बताया शैम्पू का, क्या है, एनोमोली और समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या कर रही है, प्लास्टिक रिसाइकल बॉटल यूज कर रही है ना, रिसाइकल वाली प्लास्टिक। रॉ मटेरियल उसका वही है कि कचरा वाला प्लास्टिक यूज करके बॉटल्स बना रही है वो शैम्पू की। तो उसको ग्लोबल लेवल पे अप्रिशिएट किया गया, वाओ, अ वुमन डूइंग समथिंग बेनिफिशियरी टू द एनवायरमेंट, राइट। तो और फिर उसके कस्टमर भी बढ़ गए और अभी वो फॉरेन की जो भी एक्ट्रेसेस है उसका बिजनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर एक्ट्रेसेस। अदर एक्ट्रेस क्या कर रही है, जो भी पैकेजिंग है एक तो वो हार्मफुल है, काफी ज्यादा ग्लिटरी पैकेजिंग जो होती है ना प्लास्टिक वाली जिसमें ग्लिटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो एक तरह से वो हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, फिर जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो भी, बहुत सी चीजें हैं। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ करो बिजनेस में तो रेपुटेशन तो बहुत बढ़ती है, और ये पैरामीटर दिया हुआ है ISO में। ठीक है, रेपुटेशन
खतरनाक। फिर कॉस्ट सेविंग, यस, रिड्यूस वेस्ट, लोअर एनर्जी कंजम्पशन एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी, यस। सी, जैसे मैंने वो प्रियंका चोपड़ा का एग्जांपल लिया, तो वो जो रिसाइकल प्लास्टिक है ना, उसे मोल्ड करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है ना। और वेस्ट प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि खुद तो प्लास्टिक नहीं जनरेट कर रही है, तो वेस्ट तो बहुत ही इमिशन होंगे बस वो प्लास्टिक को रिमोल्डिंग करने के लिए, बस दैट्स इट। वेस्ट बहुत ही कम होगा, प्लास्टिक वेस्ट होगा ही नहीं, जो भी वेस्ट होगा उसको वापस रिसाइकल किया जाएगा। एनर्जी भी कम लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लास्टिक ऑलरेडी एक अंडर हीट में गया हुआ है, सेकंड टाइम हीट करते हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छे से मोल्ड रिमोल्ड हो जाता है, एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां से आप अगर एनवायरमेंट को सोच के चलते हैं और समहाउ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अच्छा सा सुधार लाते हैं, तो कॉस्ट सेव होना ही होना है। Now, regulatory compliance helps to avoid fines and penalties. Yes, अगर compliance अच्छे से होता है तो penalties नहीं लगती है, fines नहीं लगती है, and all of the stuff. Now, implementation and certification. First of all, the structure. We'll see this point in detail in the next slide. मैंने पूरा proper structure दिया है, ISO 9001 के हिसाब से quality का जो ISO है, उसके हिसाब से ही इसका structure है, तो वो देखेंगे हम। Okay, certification. While not mandatory, organization can get certificate by external bodies to prove the compliance with the standard. It's not mandatory, बल्कि mandatory होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ इंडस्ट्री को है मैंडेटरी, कुछ कुछ कंट्रीज में, नॉट एवरीवेयर। हमारे यहाँ तो कहीं नहीं दिखता है, सिर्फ एम्प्लॉय का सर्टिफिकेशन है कि आईएसओ का, वो बस देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हो ना हो कुछ इतना गवर्नमेंट को फर्क नहीं है, मैंडेटरी नहीं है इंडिया में। बट फॉरेन कंट्री कुछ कुछ, जैसे स्विट्जरलैंड हो गई वेल डेवलप, उसके बाद में और कौन सी, नेदरलैंड, नेदरलैंड ही है क्या जिसके प्रेसिडेंट, मे बी आई गेट कंफ्यूज। बट कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी है, न्यूक्लियर हो गया और फार्मास्यूटिकल केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, और जो भी है उनको मैंडेटरी आईएसओ सर्टिफाइड चाहिए, ये वाला आईएसओ सर्टिफाइड चाहिए। ओके, फ्यूचर अपडेट मैंने बताया 26 में अंडर डेवलपमेंट है, अभी आया नहीं है उसका आईएसओ 26 वाला। मे बी इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट इन मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, और तब तक नहीं आएगा, तो तब तक आप सिर्फ 2015 तक ही याद रखिए। ओके, यस, दिस इज अ स्ट्रक्चर। ओके, सो देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, आईएसओ के जो सेवरल पैरामीटर्स हैं, प्लानिंग, support, leadership, operation, performance evaluation, improvement, and context of the organization. These is the structure, okay, which will help the organization to develop this ISO requirements. Okay, planning होनी चाहिए, मैनेजमेंट से सपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए, उसी हिसाब से ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन के बाद में परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ओके, एंड कंटेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ बेसिक थिंग। पर ये जो है ना, प्लान, लीडरशिप, प्लानिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। इसी साइकिल, यही स्ट्रक्चर है आईएसओ का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। बट इट, इसमें कोई डिफिकल्टी है? या यस, ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड और बेनिफिट फ्रॉम द आईएसओ, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज लाइक फैक्ट्रीज, केमिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। ओके, सो मैडम इसमें जो आपने केमिकल जो बताया ना, फार्मास्यूटिकल, सॉरी, अभी जो आपने बताया ना 4 to 10 the point is available in the ISO 14001. Okay, so what is the 1 to 4? 1 to 4 अगर आप देखो तो बेसिक मैनेजमेंट होता है उसमें, कि ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, सीनियर, जूनियर, वो एक पहला पहला पॉइंट आ जाता है। फंड्स आ जाते हैं उसमें कि फंड्स देने हैं, सेकंड पॉइंट। और थर्ड आई थिंक फंड्स, तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, फंड्स मतलब फंड्स रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और तीसरा आता है, वेट अ मिनट, ओके,
I'll get to know about this. और मुझे पता है बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का Okay, okay. स्ट्रक्चर आता है और नेक्स्ट है फंड्स अवेलेबल टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन का शायद उसमें एनवायरमेंट प्लानिंग है आई गेस कि एनवायरमेंट की जो सीईएमपी बनाते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट और पीआईए जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो आती है. वो चीज है उसमें थर्ड वाला पॉइंट. यस. एंड फिर देन कंटेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन देन लीडरशिप एनवायरमेंट की लीडरशिप नॉट ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑर्गेनाइजेशन की अपने फ्रेम स्ट्रक्चर बना लिए. जब फिफ्थ में आते हैं तो एनवायरमेंट से रिलेटेड आते हैं. जब फोर्थ नंबर का पॉइंट है ना वो पूरा की पूरा एनवायरमेंट से रिलेटेड है. फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो आपके उसके रिलेटेड हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. फिर लीडरशिप आपकी एनवायरमेंट की हो जाएगी. नो डाउट उसमें आप मैनेजमेंट के लोग भी ले सकते हैं. टॉप मैनेजमेंट एमडी वगैरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट उनको भी फिर पोर्टफोलियो में आपको देना पड़ेगा कि हाँ ये एनवायरमेंट के जो भी पर्टिकुलर पोस्ट है सीनियर मैनेजर और समथिंग एनवायरमेंट के एमडी है एनवायरमेंट के पीडी है जो भी है वो लीडरशिप आपको उनको पोर्टफोलियो के हिसाब से देनी पड़ेगी. देन प्लानिंग करो और सपोर्ट होना चाहिए. सपोर्ट हाँ ये जो सपोर्ट वाला पॉइंट है ना इसमें अगर आप प्रॉपर देखो तो क्या कहेंगे हम हर एक इंडिविजुअल का सपोर्ट चाहिए. वो भले ही एनवायरमेंट की टीम से हो या ना हो. जैसे कि अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो हम कहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने पॉलिसी लानी चाहिए फिर म्युनिसिपैलिटी ने ये करना चाहिए वो करना चाहिए. बट एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है कि आप पैकेज फूड इस्तेमाल ना करो प्लास्टिक खुद से कम यूज करो. हो सके तो कम्युनल व्हीकल का यूज करो है ना. जैसे कि मेट्रो बस या मेट्रो ट्रेन या समथिंग लाइक दैट फ्रॉम गोइंग वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल. पर्सनल व्हीकल भी अगर यूज करें तो ऑक्यूपाइड मैक्सिमम लेवल. तो ये सारी काफी चीजें हैं that support need to be there from the organization each and every individual of the organization. Okay. So yeah किस चीज को जरूरत है और किस चीज को बेनिफिट्स हो सकते हैं. केमिकल फार्मास्यूटिकल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट तो सभी सेक्टर आ जाते हैं इस आईएसओ के अंडर में बट फिर भी कुछ कुछ एनलिस्ट किया मैंने. कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग फर्म एंटिटीज मैनेजिंग वेस्ट पोल्यूशन साइट इम्पैक्ट. ओके. देन एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर. ये वाले जो सेक्टर हैं इनके लिए तो कंपलसरी है. ऑयल एंड गैस फर्म्स हमारे इसमें हैं कई सारे एलएनटी से जो ऑफशोर सी शोर पे ऑयल के लिए आई गेस कोई है ना हमारे इसमें शायद अभी आज है क्या अवेलेबल वो शायद तक नहीं है है ना. दो हाँ लोग जैनी हैं मैडम. शायद. हाँ जी. हाँ. हाँ यस. यू उसमें यू लेके यू यू No, यू I am from Owenstone. No. I am from Owenstone. Glassfield. ओके ओके रिलायंस से हैं आप बट रिलेटेड टू द ऑयल राइट राइट. Yes. Yeah, Yes. okay. Yeah, so oil manufacturing. Yes, तो इस तरीके से हैं. ठीक है तो वहां तो कंपलसरी है ये एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर में कंपलसरी. लगभग तो अभी इंडिया में जो भी रेप्यूटेड कंपनी है वो तो कंपलसरी इस आईएस कोड को लेती ही लेती है फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी. देन लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मैनेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी एंड इमिशंस ओनली. ओके. ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ एक ही है आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो वो पीओसी के कंट्रोल में या नहीं है बस दैट्स इट. ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ये एक ही चीज एनवायरमेंट से रिलेटेड है. और हाँ पैकेजिंग अगर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है तो फिर पैकेजिंग उनका ऐसा सस्टेनेबल होना चाहिए. जैसे कभी किसी ने अगर मूवर्स पैकर्स की कोई अगर फर्म है और उसको हायर किया है को वन सिटी टू अनदर सिटी के लिए मूव करने के लिए तो देखो वो लोग ना आजकल इतना हो चुका है और इफिशिएंसी भी हो चुकी है. एक एग्जांपल लेती हूँ. पहले क्या होता था आज से 5-10 साल पहले की लगभग बात ले लीजिए. अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में सामान जाना है मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेती हूँ किसी को कहीं से भी एक ऑफिस का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी
तो क्या करते थे, बबल रैप आता है, प्लास्टिक का रैप आता था। पहले बबल रैपिंग हो रही है चीजों को, फिर प्लास्टिक के रैप से हो रही है, फिर सेलो टेप यूज कर रहे हैं, एंटायरली इट विल गोइंग टू गेट fully packed with the help of plastic material only. Yes, of course, बबल रैप जरूरी है कि चीजें डैमेज ना हो, लैपटॉप जाते हैं, पीसीज जाते हैं, बैटरीज जाती हैं. There are lots of material which is very delicate if it will going to get stuck or hamper or wear and tear, तो बेचारे ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंश्योरेंस भी देते हैं, राइट. तो पहले ये सब चीजें होती थी, है ना. तो इससे काफी ज्यादा एनवायरमेंट को मतलब इम्पैक्ट होता था, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती थी ट्रांसपोर्टेशन में, है ना. बट अभी क्या किया है ना, अभी वो एक थिक फोम शीट आने लगी है. फोम की शीट आती है, उसको प्रॉपर सीव मतलब प्रॉपरली वो मैन्युफैक्चर की जाती है प्रॉपर तरीके से. ब्लू और ऑरेंज कलर की आती है. मतलब इंडिया में तो मैंने वही देखी है. सॉरी सॉरी सॉरी. तो इंडिया में वही देखी है मैंने, और काफी अच्छे से उससे बनाया गया है. जैसे हमारी जयपुरी रजाई रहती है ना, किसी ने जयपुरी रजाई दी हो, तो उस तरीके से बनाई होती है. मतलब उसकी बॉर्डर में भी आपको कवरिंग प्रॉपर दिखेगी, बीच बीच में सिलाई हुई होगी, चेक्स बने होंगे सिलाई के. तो बहुत अच्छे से, और उससे चीजें रैप होती है. यस, वहां पे सेलो टेप का यूज होता है, बट फिर भी बबल रैप और प्लास्टिक रैप से तो बच जा रहे हैं ना, है ना. ग्लास वेयर्स भी उसी में रैप हो जा रहे हैं, छोटे बड़े सभी आइटम्स हो, बहुत सी चीजें उसी में ही रैप अप हो जा रही हैं. और वो रीयूजेबल है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट थिंग इज रीयूजेबल, है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन जब पैकेजिंग अगर आ जाता है, तो उसमें कितना कॉस्ट बेनिफिट हो गया. और आप अपने आप को काफी ज्यादा रेप्यूटेड एजेंसी मान लेते हो. जैसे अभी वो कौन सी एक एजेंसी है पैकेजिंग वाली, बहुत फेमस है हमारे इंडिया में, डीएलएफ क्या, नहीं नहीं, क्या डीएफ क्या, क्या तो वो कुरियर वाली एजेंसी है, वो भी अभी पैकेजिंग में इन्वॉल्व हुई है. वो डीएलएफ सॉरी, ही है मैम. D डीएलएफ, हाँ, DHL डीएचएल. DHL है. DLF, हाँ, DLF इज डिफरेंट, IT सेक्टर में, वो IT एंड कंस्ट्रक्शन. हाँ, डीएचएल, हाँ, वो जो भी समवॉट डी से ही नाम है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा. वो अभी पैकेजिंग में उतर चुका है मार्केट में, और उसने ये चीज लाया है कि हम इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग कर रहे हैं, हम प्लास्टिक मिनिमाइज कर रहे हैं, ऑल ऑफ द स्टफ. बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियों ने अब उसके साथ टाई अप कर ली है कि सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कई सारी मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जिनका जैसे कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और उसके इक्विपमेंट और वो सेटअप है कहीं कन्याकुमारी में, और उसको सामान पहुंचाना है समझो ईस्ट इंडिया में. तो वो वहां पे वो जो कंपनी डीएफएल डीएचएफ जो भी है, डीएचएल जो भी है, उसके साथ टाई अप कर लेती है, और फिर वो इको फ्रेंडली उसके बने बनाए इक्विपमेंट उस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पहुंचा रही है ना. तो ये एक तरह से क्या हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई ना. जो इक्विपमेंट बना रही है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, पैकेजिंग भी बच गई उसकी, उसने किसी थर्ड पार्टी का टाई अप कर लिया, और वो भी इको फ्रेंडली बना रही है, और जो भी इक्विपमेंट पहुंचा रही है उसको हैंड ओवर करने के बाद में अपना पैकेजिंग मटेरियल वापस ले रही है टू रीयूज इट, राइट. उस पे लिखा हुआ आता है शायद 50 to 100 टाइम रीयूज, डिपेंडिंग ऑन द फोम क्वालिटी. तो इस तरीके से अगर आप एनवायरमेंट को मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कहीं पर भी आप अगर इन्वॉल्व करते हो, कॉस्ट बेनिफिट तो आपको होना है, नो डाउट. Okay, so moving toward next, that is the public sector and government agency. Yes, organization aiming to demonstrate sustainable practice and regulatory compliance. तो उसको पब्लिक सेक्टर भी सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट एजेंसी तो सपोर्ट करनी ही करनी है. हॉस्पिटलिटी एंड इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्रीज, सॉरी, ये हमारा था कि गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक सेक्टर में भी नीड है आईएसओ की. सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई, है ना. तो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एजेंसीज में भी आपको आईएसओ 14001 इम्प्लीमेंट करना ही करना है. जो हमारा ये बना है ना पार्लियामेंट नया वाला, है ना, वो जब बन रहा था ना, तब इस आईएसओ को रेफर किया गया है.
और वो काफी एक तरीके से क्या कहेंगे हम लोग, जो विंड डायरेक्शन है और वो जो चीजें हैं उसके हिसाब से स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने उसका शेप समहाउ वैसा बनाया है। और हाँ, सेफ एंड साउंड वो भी पैरामीटर्स है। पर तब वो जो पार्लियामेंट बना था तब उस समय में ये आईएसओ रेफर किया गया है। और उसका आई थिंक कहीं तो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि उन्होंने कौन कौन से आईएसओ को रेफर किया था बनते समय। और हाँ, जो भी उन्होंने चीजें की है ना अंडर पोल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि वो इसलिए आईएसओ भी रेफर किया गया था। एक तो वो दिल्ली के सेंट्रल में बन रहा था, और जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आपके जो पर्टिकुलेट मैटर है वो पीक पे चले जाते हैं, तो उनको कम करना था पर्टिकुलेट मैटर। तो प्रीकास्ट ब्रिक, प्रीकास्ट बीम्स, प्रीकास्ट कॉलम, ये पहले ही बने बनाए उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे लाए, और फिर उसके बाद में इरेक्शन किया। और जब कभी भी उनको सीमेंट की जरूरत रही तो वहां पे ड्राई सीमेंट आया ही नहीं, सीधे सीधे टीएम आता था। और उस हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन हुआ है, सीधे सीधे मतलब टीएम वो जो कंक्रीट मिक्सर आता है ना, वो आया था। उसके अंदर ऑलरेडी मिक्स रहता था, जो भी स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट था वो आके फिर सीमेंटिंग होती थी। तो उन्होंने काफी अच्छे से यूज किया इस चीज को वहां पर पार्लियामेंट के समय में। सो नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। यस, हॉस्पिटल को तो बहुत जरूरत है। मैंने बताया था बायोमेडिकल वेस्ट तो बहुत होता है। और उसके लिए बाईपास भी है, बट ठीक है। होटल्स, रिसोर्ट, कॉर्पोरेट बिल्डिंग बिजनेसेस एमिंग टू द रिड्यूस देयर फुटप्रिंट्स। हाँ, होटल्स आजकल अगर आप वो क्या नाम है उसका, नोवाटेल, अगर देखो नोवाटेल ही कहते हैं ना, NOVTL ऐसे समथिंग स्पेलिंग है, 5 स्टार होटल है ना। वो इस पे काम कर रही है कि हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेंगे। अभी उनका अंडर प्रोसेस है। आई गेस उन्होंने टारगेट दिया है 2030 तक कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट मिनिमाइज कर देंगे, है ना। तो वो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया जैसी कंट्रीज में सम हाउ, क्योंकि होटल्स में काफी ज्यादा एसीज होते हैं। और आप नोवाटेल का एक्चुअली ये उन्होंने क्यों क्लेम किया है, नोवाटेल में ना एक भी रूम ले लो आप उसकी विंडो ओपन नहीं कर सकते। बहुत कम होटल्स हैं जिसकी ओपनेबल विंडो है। अदरवाइज वो जैसे दीवार के अंदर कांच पूरा पैक है, खोल नहीं सकते उसको। तो कोई भी सीजन हो आपको एसी चलाना ही चलाना है, अदरवाइज हाउ यू विल गोइंग टू गेट द ऑक्सीजन। और अभी रिसेंटली क्या काफी समय से रिसर्च सामने आ रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जस्ट 1 मिनट, ओके, 1 मिनट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे घर के आसपास ना कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, इतना डिस्टर्बेंस है। मैं फिर भी बोल कर आई थी, बट स्टिल पीपल, ओके, लेट इट बी। तो हाँ, तो हम कहाँ थे। हाँ, क्या चीज, हाँ, अब मैं वो बता रही थी, नोवाटेल तो पैक है, वो पूरा रूम पूरी तरीके से फुल्ली पैक है। अगर आपको बाहर की हवा चाहिए तो आप एक जो क्या कहते हैं बाथरूम में जो एग्जॉस्ट लगा है वो भी डक्ट टाइप में है, मतलब सारे बाथरूम के एग्जॉस्ट इंटरकनेक्टेड है, एक डक्ट बना दिया है वर्टिकल। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। तो कोई भी सीजन हो आपको एसी शुरू करना ही करना है। और रिसेंटली रिसर्च आया है, जब आप पूरा स्ट्रक्चर पैक होता है ना, और तब अगर एसी चलाते हैं तो उसका कार्बन कंटेंट जो एयर में है, एम्बियंट एयर, जो भी सराउंडिंग एयर रहेगी, एम्बियंट एयर का कार्बन कंटेंट नॉर्मल एयर से, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन से ज्यादा होता है। और इसे आप क्या कहते हैं, आप इससे डे टू डे लाइफ में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप कार चलाते हैं, आपके पास कार है, तो एक वो आता है, एक मीटर आता है
जिसमें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन बताता है वो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, वो जस्ट नॉर्मल। आप कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बस इतने 2 पैरामीटर वाला भी लोगे तभी चलेगा, उसको बस रख देना। कार चला रहे हो और कार समझो 4 सीटर है, वो बड़ी वाली नहीं, 4 सीटर है, और 4 में से सिर्फ सपोज 2 लोग बैठे हैं, तो विद इन अ आवर जो भी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के हिसाब से कार्बन का लेवल होना चाहिए वो बढ़ जाएगा आपका, दो यू आर यूजिंग द एयर कंडीशन इन द व्हीकल। ओके, ये रिसर्च है, आप डे टू डे प्रैक्टिस में भी अप्लाई कर सकते हो। अभी दिल्ली में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, है ना, कोई पानी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हो रहे थे, और फिर वो बारिश हुई, और फिर ड्रेनेज भी सिस्टम फेल हो गया, और अंडरग्राउंड कोचिंग क्लासेस थी, और फिर पूरा की पूरा पानी जो था अंदर घुस गया कोचिंग क्लास के, और काफी ज्यादा उसमें स्टूडेंट्स की मतलब वहां पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शांत हो गए, वो हमने न्यूज देखी थी, है ना। तो कोचिंग सेंटर का अगर आप ऑक्सीजन देखो, वो भी ऐसा जो अंडरग्राउंड है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत कम, बट कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक से काफी ज्यादा होता है। इसलिए फुल्ली एसी का होने के बाद में भी कई बार हम लोग जब शादी हॉल, पार्टी हॉल में जाते हैं ना, फुल्ली एसी होता है, फुल एसी होता है, बट पब्लिक इतनी ज्यादा होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, फिर भी हमें गर्मी लगती है, फिर भी हमें दम घुटना लगता है ना। नो डाउट वहां पे और भी ज्यादा चीजें होती है, फायर क्रैकर्स होता है, बुफे होता है, या जो भी, बट फिर भी वो चीज ना है। तो एसी, तो नोवाटेल ने इम्प्रूवमेंट के लिए बोला है 2030 तक, देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होती है। Okay, so next, why these organization needed? Regulatory compliance, improve efficiency, reputation management, and risk management. सेम चीज, जो भी बेनिफिट्स आईएसओ दे रहा है उसी चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो करना है आईएसओ, ठीक है। नाउ इम्प्लीमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन। फर्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग आईएसओ, सॉरी ये गलत लिख दिया क्या? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये IS 141001 का आ गया है, 14 टाइप, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, ये गलती आ गया, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट वाला ISO है। ठीक है, हमने स्टेप्स तो देख ही लिए है ना सर्टिफिकेशन की, तो ये 2 स्लाइड मुझे डिलीट करनी होगी, ओके, मैं वो बात लेटर। तो ये था ISO 14001। अब एक लास्ट छोटी ब्रीफ में, ज्यादा नहीं है बट टाइम बस 5-10 मिनट लगेंगे, ISO ये वाला भी, एनर्जी वाला भी खत्म कर देते, सो दैट योर 4th chapter will going to be completed. From next today on, tomorrow onwards, I'll start next chapter. First of all, these 50,001 ISO. It is related to the energy management system, providing structure framework for the organization to improve energy efficiency, reduce cost, and lower greenhouse gas emission. ये एनर्जी पे ही है, सेम चीज है। इट यूटिलाइजेस प्लान डू चेक एक्ट PDCA अप्रोच टू क्रिएट अ कल्चर फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन एनर्जी परफॉर्मेंस। वो ऑफिस के बाहर आते हैं ना, जब आप कोई भी स्विच ऑन करते हो, कई सारे ऑफिस में लिखा होता है व्हेन नॉट नीडेड प्लीज स्विच ऑफ द फैन लाइट एंड ऑल ऑफ द स्टफ। एक It is कई called सारी as the energy conservation. I हाँ don't know. एनर्जी Yeah. कंजर्वेशन करने के लिए वो सब चीजें की जाती है। कई Yes. सारी कंपनियों ने एक बंदा बिठा के रखा है, जो स्वीपर कहो या जो लॉक करता है, वो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉक करने से पहले तो सारे स्विचेस इंक्लूडिंग बाथरूम तक आपका बंद होना चाहिए, बाथरूम के लाइट, फैन, एग्जॉस्ट फैन जो भी है वो सब बंद होने चाहिए। हेलो, हाँ, कंपनी को बिल तो आ रहा है जी। अभी मैडम हेलो, है ना, ऑटो सिस्टम आ गया है अभी, ऑटो सिस्टम। So हाँ when you ऑटो, go to ये the तो अभी, outside of ना, तो automatically they close the light. हाँ 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 हाँ, ये तो आ चुका है और काफी सालों से प्रैक्टिस में है।
बट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना वहीं देखने के लिए मिलता है। अगर आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओगे ना, जहाँ खट्टर पटर मशीन चलती है, आज भी वहां पे बंदे बिठा के रखे हैं कि सारी मशीनरीज ऑफ है, सारे लाइट ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा स्किल लेबर काम नहीं करते। नॉर्मल, मुश्किल से उनका एजुकेशन हार्डली 10वीं होगा, हार्डली 10th, अप टू 10th क्लास, उससे भी कम होते हैं। तो वहां पे ये चीज होती है ना। कंस्ट्रक्शन साइट पे देख लीजिए, जो लेबर कैंप होते हैं, लेबर तो सुबह उठ के चले आते हैं, फैन शुरू रहता है, लाइट शुरू रहता है, तो एक बंदा, मतलब अभी भी ये प्रैक्टिस में है, इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग। हाँ, अगर आप किसी होटल रिसोर्ट में जाते हैं तो वहां पे आप जैसे रूम के बाहर जाते हैं, की निकाल लेते हैं तो आपका वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आजकल तो वो गूगल आ चुका है, फिर वो एलेक्सा आ चुकी है, और वो अमेजोन की एलेक्सा ही आई थी। बहुत सी चीजें ऐसी है जो सिर्फ बोलो आप और बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें अच्छी हैं, इफिशिएंट है, राइट। वहां पे कोई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है, बट कई सारी अभी भी चीजें हैं। मैंने देखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एक नहीं 2-3 टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विजिट किया मैंने, वहां पे है बंदे कि जो आपके सिर्फ बटन बंद करेंगे एट द एंड, है ना। क्योंकि वहां तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम चलता है। जो क्या थ्रेड्स होते हैं, जो डिजाइन है वो सही से बनी या नहीं बनी, उसको देखने के लिए हाई वोल्टेज, हाई पावर एलईडी लैंप्स होते हैं, बहुत सी चीजें, तो वहां पे जरूरत भी है। ऑटो पावर कट ऑफ तो काफी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे है ही, वो तो चल ही रहा है। So yes, yes, this IS 50001 ये plan to check act के अप्रोच पे चलता है। क्रिएट अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन एनर्जी परफॉर्मेंस। यस, देयर इज अ सेम, दोनों मैंने कहा ना, रेल की दो पटरियां है ये। IS 14001 अगर आप लेते हैं तो सिमिलरली वहां पे एनर्जी का भी कहीं ना कहीं तो आता ही आता है, सिमिलर ट्रैक पे चलते हैं, सेम ही है दोनों भी। ओके, नाउ द की एस्पेक्ट, सिस्टमैटिक अप्रोच, एस्टेब्लिशिंग पॉलिसी, टारगेट, एक्शन प्लान्स टू मैनेज द एनर्जी कंजम्पशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन को बोलने की जरूरत नहीं है कि इस IS कोड को फॉलो करो, वो अपने आप करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके जेब से पैसा जा रहा है ना इस चीज के लिए। एनर्जी कंजम्पशन तो करना ही होगा, नहीं तो बिल तो आएगा ही उसके पास में। बिल नहीं आएगा तो पेट्रोल या जो भी जिसकी भी बेस पे है, सोलर बेस भी है तो उसकी सोलर जो प्लेट्स है वो भी तो एक टाइम के बाद में उसकी भी तो लाइफ है ना। तो ये सारी चीजें वो बाय डिफॉल्ट अपनाता ही अपनाता है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप होते हैं, जब एस्टेब्लिश होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि हम इस IS कोड को फॉलो कर रहे हैं, ISO को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना। तो वो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, बट यस, आपके सिलेबस में तो ये चीज है। Now applicability suitable for the organization regardless of the size, sector and geographical location. Yes, same as that of the IS 14001. Okay. Energy performance focus on the measurable improvement in energy efficiency, use and consumption. Yes, this is the benefit of the energy apart from the environment, compared to the environment. Yes. What is this? Energy we can measure. Okay. But environmental impact we cannot measure. It can be defined. Okay. तो यही बस एक चीज है, इसीलिए इसको हम इफिशिएंटली और पेनल्टी या चार्जेस जो भी कहेंगे वो भी है, इसीलिए इसे हम बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए क्या ही लगता है, बहुत ही कम तो पेनल्टी होती। देन प्लान टू चेक act cycle covers the planning, implementation, checking and improvement in energy policies. Integration features a high level structure that easily integrate with the other management system like ISO and ISO quality और environment के ISO से इसका जो framework है वो काफी अच्छे से integrate हो जाता है। Now the benefit, cost saving, सस्टेनेबिलिटी, कंप्लायंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कॉस्ट सेविंग तो समझ में आता है, बिल आपके कम हो जाएंगे। सस्टेनेबल, फॉसिल फ्यूल, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। कंप्लायंस, मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट्स होते हैं, रेजिग्नेशन होते हैं।
Competitive advantages enhance the brand reputation, showcasing commitment to the sustainability. Same as that of जो भी 001 में हमने देखा, same इसके भी है. इसी के benefits है. Now implementation process. Yes, define the scope, determining the boundary of the energy management system. ये सेम चीज आपकी इसमें भी आ जाएगी IS 14001 में, जो कि मैंने शायद IS 41001 की इंफॉर्मेशन लिख दी, बट सेम चीज है. इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस फॉर द एनर्जी एज वेल एज एनवायरमेंट ISO इज सेम. Defining the scope, boundary of the energy management system. Then energy review, analyze energy usage, source, and identify the area of significant energy consumption. जहाँ ज्यादा एनर्जी, कोई इंडस्ट्री ऐसी होगी ना, वहां का एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वो आइडेंटिफाई करो. और अगर वो एनर्जी ज्यादा यूज करिए तो उसे ठंडा करने की कोशिश करो. जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, उनके वो होते हैं ना, एक सिस्टम, एक रूम बनाया जाता है जहाँ फुल टाइम एसी चलते रहता है. सर्वर रूम बनाते हैं, सर्वर रूम, यस, है ना, फुल टाइम एसी चलते रहता है. तो वो वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है. कैसे मिनिमाइज करें, सर्किट्स को कम करें, जो सर्वर रूम है उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करें इंस्टेड ऑफ लैन. तो ये काफी ज्यादा उसमें मॉडिफिकेशन करके हम लोग उसका एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं. Baseline and targets, establish an energy baseline and set the clear performance target. Same thing आपकी environment के लिए भी आ जाएगी. Action plan, implement a plan to meet the energy goals. Audit and certification, third party audit, validate compliance for the certifications. So this is related to the ISO. अगर कुछ भी किसी को अभी डिफिकल्टी है तो मुझे बता सकते हैं. है कोई डिफिकल्टी? हाँ, एक चीज और मैंने लास्ट टाइम भी कही थी कि हम एक सेशन रखेंगे, पर कोई आता ही नहीं है क्लास में. 2 ही लोग हैं जिसको किसी ऑडिट या फिर कोई भी ISO को रिलेटेड कुछ भी अगर चाहिए तो वो मुझे पूछ सकता है. पर ठीक है, अगर आपके पास में हो तो आप मुझे बताइएगा. मैं प्रोबेबली लास्ट ऑफ द टाइम में हम उसको कवर अप कर देंगे. ओके, और आपका अब नेक्स्ट यूनिट है EIA, LCA एंड मॉडलिंग डिजाइनिंग. वो बस एक 5th यूनिट बचा है, और 6th यूनिट तो बहुत ही छोटा है. एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वो ज्यादा इतना बड़ा नहीं है. ठीक है, और इसके लिए भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. Within 2 to 3 lecture I'll finish both of the units. Tomorrow there are chances that I will not able to take the lecture, so मैं उस वैसा मैसेज कर दूंगी ग्रुप पे, और उसको मैं कोप अप कर लूंगी नेक्स्ट सैटरडे. ओके, एनी डिफिकल्टी? यस स्टूडेंट्स, एनी डिफिकल्टी? No, ma'am, nothing yet. Okay, thank you. So we'll meet might be on next Saturday only. Okay, so till then, see you. I'll put the message on the group. Okay, if there will be no class. If class is there, then also I'll put the message. Okay, thank you. Bye bye. Thank you, ma'am.